सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है बहादुर। बच्चों, अब तो सोच रहे होंगे कि ये बहादुर कौन है, वह क्या करता है, उसने कोई बहादुरी का कार्य किया है क्या? ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो चलिए, आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो बहादुर के विषय में। तो चलिए जानते हैं बहादुर के विषय में। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके कथाकार हैं अमरकांत। अमरकांत की प्रसिद्धि नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा के साथ हुई थी। इन्होंने निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भों से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। हिंदी साहित्य के एक बड़े आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, अमरकांत की कहानियाँ किसी भी नए लेखक के लिए चुनौती है। तो आइए अब हम इनका एक संक्षिप्त परिचय देखें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है अमरकांत की। अमरकांत का समय 1925 ईस्वी से 2013 ईस्वी का है, यानी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 2013 ईस्वी में इनका निधन। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिखा है इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी, और जन्म स्थान जहाँ इन्होंने जन्म लिया वह स्थान है नागरा। नागरा जो बलिया जिला में है और उत्तर प्रदेश में। इनका निधन 2013 ईस्वी में। ये कथाकार हैं नई कहानी के। नई कहानी एक आंदोलन था और नई कहानी के ही अंतर्गत इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कृत भी हैं ये। कथा लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, आप देख सकते हैं, बाल उपन्यास में वानर सेना। बाल उपन्यास इन्होंने लिखा है जिसका नाम है वानर सेना। अन्य उपन्यासों में सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि इन्होंने कई उपन्यास लिखे। कहानी संग्रह की अगर बात की जाए तो इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, मित्र मिलन आदि। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी की। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद से जो निकलती थी, एक और दैनिक पत्र भारत जो वह भी इलाहाबाद से निकलती थी, और मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे।
अमरकांत का संबंध अनेक संपादकीय विभागों से रहा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। इनकी कहानियों में स्थितियाँ एक के बाद एक सहज रूप में सामने आती हैं और उनके माध्यम से कहानी की मूल संवेदना व्यंजित हो जाती है। ऐसी ही कई कहानियों में जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी की विशेष चर्चा हुई है। हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी बहादुर भी एक ऐसी ही कहानी है। बहादुर एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, तदुपरांत हम कहानी को कई बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था, 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना, चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और कभी अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके ही एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। अब तक हमने जो कहानी पढ़ी उससे पता चलता है कि लेखक अमरकांत ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का जिसकी उम्र 12-13 वर्ष की है, उसका रंग गोरा तथा मुंह चपटा है की कहानी कही है। लेखक स्वयं वाचक है, अर्थात पूरी कहानी में लेखक स्वयं कहते हैं। वे बताते हैं कि नौकर रखना उनके लिए अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे। नौकर के लिए लेखक की पत्नी निर्मला बार बार लेखक को उलाहने दिया करती थी, अतः नौकर की व्यवस्था का दायित्व उन पर आ गया था। लेखक के साले साहब द्वारा यह दायित्व पूरा किया जाता है, यानी नौकर को साले साहब लेखक के यहाँ ले आते हैं। साथ ही उसका किस्सा भी वह सुनाते हैं, जिसे लेखक को धैर्यपूर्वक सुनना पड़ता है। 12-13 वर्ष का लड़का जो पिता की मृत्यु के बाद माँ की उपेक्षा व मार से खींचकर शहर भाग आता है। किस्सा सुनने के पश्चात लेखक कहते हैं,
तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। उसको घर के सभी लोग से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता या मैना या पिल्ले पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते, उससे तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखता तो कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियों पर बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह हंसने लगता ऐसा कहकर। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं की तरफ झुकी रहती थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। इसके बाद कुछ और चीज़ें भी वह निकालता। उसकी जेब से बिस्तर पर निकाली हुई चीज़ें सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। कुछ देर तक उनसे वह खेलता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। कहानी के अब तक के अंश में हमने पढ़ा कि लेखक के नाम पूछने पर जब वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है तो लेखक की पत्नी निर्मला उसके नाम से दिल शब्द उड़ा देती है, अर्थात हटा देती है, और इस प्रकार उसका नाम बहादुर हो जाता है। इस अनुच्छेद में लेखक ने बहादुर की निश्चलता, निर्मलता, ईमानदारी और आत्मीय व्यवहार का यथोचित रेखांकन किया है। लेखक और उनकी पत्नी बहादुर को कई नसीहतें देते हैं। निर्मला तो मोहल्ले के लोगों से बात न करने की हिदायतें भी दे देती है। चूँकि निर्मला एक स्त्री थी और उसके भीतर नारी स्वभाव और मनोवैज्ञानिक सोच कार्य कर रहा था,
अतः उसने दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया और संक्षिप्त कर केवल बहादुर रख दिया। यहाँ कहानीकार ने नाम के संक्षिप्त करने का प्रसंग व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया है। आज की सभ्य जीवन शैली में सब कुछ है, पर दिल, हृदय, संवेदना ही नहीं है। कहानीकार ने यहाँ संवेदनहीन मध्य वर्ग का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रेम आदि संवेदनाएं हैं भी तो दिखावे भर के लिए, स्वार्थ पूर्ति हेतु इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार कुछ समय पश्चात दिन मजे में बीतने लगे और बरसात आ गई। मैं स्वयं को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह कई फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, साइकिल की सफाई भी जरूरी थी, कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता था। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट मुझे पत्नी देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर जब एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। मैंने किशोर को डांटकर अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने भी उसका काम करने से इनकार कर दिया। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। खैर, मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल, बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। अपने लिए
रोटियां सेकी, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। अब तक के अनुच्छेद में हमने जाना कि बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बराबर पीटा करता था। कुछ दिनों बीतने के बाद लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने डांटने लगी थी। ऐसी स्थितियों को लेखक कभी कभी रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में वे चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उनके विचार में नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। यहाँ लेखक की मानसिकता भी दोयम दर्जे की दिखाई पड़ती है। एक तरफ तो उनमें मनुष्यत्व जिंदा है, उनमें संवेदना है बहादुर के प्रति, किंतु दूसरी तरफ सामान्य मानव की तरह वह परिवार के दुर्व्यवहार एवं क्रियाकलापों से अलग नहीं रह पाते। कहीं न कहीं विवश होकर बहादुर के लिए खड़े नहीं हो पाते। घर में आए दिन अब घर के बच्चे तथा नौकरों में फर्क महसूस होने लगा था। नौकर और घर के बच्चों में भेद किया जा रहा था। नौकर के प्रति वही परंपरागत रवैया अपनाया जा रहा था। नौकर रखने की प्रदर्शन प्रियता, झूठी शान अब पूर्णतः हावी हो चुकी थी, और उससे भी अधिक हावी हो चुका था नौकर के प्रति अमानवीयता और दुर्व्यवहार। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा, लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई, पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूटे में निकालकर यहाँ चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पे रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेज़ी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूँथ रहा था। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल में कौन सी बात है, कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे के पास ले जाकर धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, मैं तो इन सबको खूब जानता हूँ। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया, धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा था। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया।
आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे हुए थे, सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए थोड़े उसे कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ा कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह भी रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे ही देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए? अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ लेना वेना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे थे। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। इस प्रकार कहानी खत्म हो जाती है। बहादुर लेखक के घर से भाग जाता है। बहादुर घर का एक भी सामान नहीं छूता है। इससे उसकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, त्याग की भावना झलकती है। सभी को उसके जाने का पछतावा होता है। लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता है। इस घटना पर वह रोना चाहता है, किंतु भीतर ही भीतर छटपटा कर रह जाता है। एक छोटी सी भूल जीवन में कितना दुख दे जाती है। अब यह बात लेखक को समझ आती है। वह पहले से सचेत रहता तो ऐसी घटना कभी नहीं घटती। संदेह के बीज बड़े ही भयानक होते हैं। उनका प्रतिफल भी कष्टदायक होता है। आज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, चाहे गाली गलौज नहीं किया जाता, संदेह के आधार पर चोर नहीं ठहराया जाता, तो वह नहीं भागता। ऐसे कई बिंदुओं पर लेखक ही नहीं, हमें भी सोचना होगा। एक स्वस्थ समाज की संकल्पना करने वाले हम सभी के विचार तथा व्यवहार भी स्वस्थ होने चाहिए। सबके लिए समभावना, संवेदना, समानता आदि हमें अपनी बोली, व्यवहार तथा कर्म में लाना होगा। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में।
Bismillah, telekovid ka na rin. Yan na. आशा है बच्चों आप पूरी कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। तो आइए अब कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप देख सकते हैं। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी। यह कहानी जो है बहादुर, वह निम्न मध्य वर्ग परिवार में एक नौकर के रखे जाने की कहानी है। आगे देखिए, सामाजिक कहानी। अमरकांत की लगभग सभी कहानियाँ सामाजिक कहानियाँ हैं। बहादुर कहानी भी एक सामाजिक कहानी है। समाज में हो रहे घटनाओं को उनकी कहानी के माध्यम से दर्शाया जाता है। आगे देखिए, हिंदी कहानी में एक नए नायक, सामान्य, साधारण, लघु मानव की प्रतिष्ठा। एक नए नायक की प्रतिष्ठा। कैसे नायक? सामान्य, साधारण और लघु मानव। सामान्य साधारण किसे कहेंगे या लघु मानव किसे कहेंगे? पहले की कहानियों में एक बड़े नायक यानी कि एक आइडियल, आदर्श व्यक्ति की कहानियाँ होती थी। लेकिन अब जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, अमरकांत ने जितनी भी कहानियाँ लिखी उसमें नायक के रूप में एक सामान्य, अति सामान्य व्यक्ति के बारे में लिखा, उस व्यक्ति के बारे में उसकी घटनाओं को लिखा। और जैसे बहादुर अपने आप में एक नौकर है वो, और नौकर की कहानी लिखी गई है, इसलिए कहा गया है कि एक सामान्य, साधारण, लघु मानव की प्रतिष्ठा है इस कहानी में। आगे देखिए, नौकर का रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। हमारे समाज की स्थिति यह है, खासकर निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में, कि नौकर को रखना एक सामाजिक प्रतिष्ठा माना जाता है, स्टेटस सिंबल जिसको हम बोलते हैं। आगे देखिए, परिवार में नौकरों के साथ दुर्व्यवहार। परिवार में जब नौकर आते हैं तो शुरू में लेखक के घर में नौकर को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। और दोयम दर्जे की मानसिकता। दोयम दर्जे की मानसिकता यानी कि लेखक के बारे में आप सोच सकते हैं कि लेखक को अपने नौकर के प्रति सहानुभूति रहती है, बहादुर के प्रति सहानुभूति रहती है, लेकिन वो एक बार सोचते भी हैं कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। तो यहाँ एक समय ये भी दिखाती है कहानी में एक जगह कि हम लोग नौकर को अच्छे से रखते हैं, घर के बराबर, घर के लड़कों के बराबर दर्जा उन्हें मिलता है। लेकिन फिर आप कहानी को देखिएगा कि जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो बहादुर के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो यहाँ दोयम दर्जे की मानसिकता इस कहानी में आपको दिखाई देगी। आखिरी बिंदु है अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर पछतावा। जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला जाता है तब परिवार के अन्य सदस्यों और लेखक की पत्नी जैसे निर्मला को, किशोर को अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर पछतावा होता है। उन्होंने जो बहादुर के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उस व्यवहार पर उन्हें पछतावा होता है।
अब हम कुछ स्मरणीय तथ्य भी देखेंगे जो आपको पुनः पूरी कहानी को समझने में सहायक होगी। ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिसको आप देखेंगे और कहानी आपको पुनः पूरी कहानी क्रम से समझ में आ जाएगी। जैसे पहले आप देखिए, नेपाली गवई गोरखा लड़का दिल बहादुर। यह जो कहानी है बहादुर, वह कहानी में बहादुर नायक है और बहादुर जो है वो नेपाली गवई गोरखा लड़का है जिसकी उम्र 12-13 वर्ष की थी। अगले बिंदु में आप देखिए, माँ के उपेक्षित व्यवहार से घर का छोड़ना। दिल बहादुर माँ के उपेक्षित व्यवहार से घर छोड़ देता है क्योंकि उसकी माँ उसकी पिटाई की थी। और पिटाई क्यों की थी? क्योंकि उसने माँ की भैंस को, जो माँ को बहुत प्रिय भैंस थी, उस भैंस की उसने जमकर पिटाई की थी। इसलिए माँ ने सोचा और कि भैंस की अधिक पिटाई कर दिया है दिल बहादुर, इसलिए उसने दिल बहादुर की पिटाई की। और दिल बहादुर माँ के इस व्यवहार से अपने आप को, उसका मन फट गया। कहानी में लिखा हुआ है मन का फटना। उसके माँ से उसका मन फटता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। आगे देखिए, माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये चुराना। वह गोरखपुर के लिए स्टेशन के लिए बस पकड़ता है और माँ के हांडी में रखा हुआ था 2 रुपये, वह 2 रुपये चुराता है और वहाँ से चला आता है। गांव छोड़कर शहर आना। नेपाल का रहने वाला था, नेपाल के गांव को छोड़कर वह शहर की ओर चला आता है। अगला क्रम से आप देखिए, लेखक के यहाँ नौकर रखा जाना। जब वह शहर में आता है तो लेखक के साले साहब जो रहते हैं वह लेखक के यहाँ नौकर को रखते हैं। नौकर कौन है? तो बहादुर। दिल बहादुर से बहादुर नाम पड़ना। नौकर रखे जाने से पूर्व दिल बहादुर उसका पूरा नाम था, लेकिन दिल बहादुर से बहादुर उसका नाम किसने रखा था? आपको याद होगा, निर्मला ने। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी। दिल बहादुर का नाम बहादुर रखा निर्मला ने और निर्मला के भाई साहब यानी कि लेखक के साले साहब दिल बहादुर को लेकर लेखक के यहाँ आए थे। आगे देखिए क्रम से, शुरू के कुछ दिनों तक घर में सही व्यवहार। चूँकि शुरू में निर्मला के यहाँ, लेखक के यहाँ पहली बार दिल बहादुर आया था, पहली बार नौकर आया था, तो उन्होंने नौकर के साथ शुरू के कुछ दिनों में बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसके खाने पीने की चिंता सभी को लगी रहती थी, वह क्या पहनता है, कैसे काम करता है, दिन भर क्यों इतना करता है, ये सब बातें वो लोग सोचते थे और उसके साथ सही व्यवहार करते थे। लेकिन कुछ दिन बीतने के पश्चात नौकर के साथ दुर्व्यवहार। कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो आए दिन बहादुर की कमियां निकालकर नौकर को पीटा जाता था। बहादुर को पीटा जाता था, कहा जाता था कि वह काम नहीं करता, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, व्यवहार अच्छा नहीं करता, यह कहकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता, उसको पीटा जाता। बहादुर पर चोरी का आरोप। कहानी आगे टर्न लेती है, आप कहानी पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था, आप सुने होंगे कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगता है। चोरी का आरोप किसने लगाया था? लेखक के यहाँ निर्मला के रिश्तेदार आए थे लेखक के यहाँ, तो बहादुर पर उन्होंने चोरी का आरोप लगाया था 11 रुपये का। लेखक के घर को छोड़कर भाग जाना। यह चोरी का आरोप और लेखक का भी शक करना कि शायद बहादुर ने ही पैसे चुराए थे, और लेखक द्वारा जब डांटा जाता है बहादुर तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाता वह, और लेखक का घर छोड़कर वह भाग जाता है। क्योंकि चोरी होने के बाद भी कुछ दिनों बाद तक वह रहता है अपने घर, लेखक के घर रहता है, लेकिन उसके हाथ से सील छूट जाती है और सील टूट जाता है, तो उसको डर हो जाता है कि आज मुझे फिर पिटाई लगेगी, इसलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है। सबसे आखिरी कहानी का जो सबसे आखिरी मोड़ है, आप वहाँ देखेंगे कि जब बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है तब लेखक तथा परिवार के अन्य सदस्यों का पछतावा। तब निर्मला, किशोर, लेखक सभी को बहादुर की याद आती है। बहादुर कितना काम करता था ये उनको समझ में आता है और उन्हें यह भी महसूस होता है कि उन्होंने बहादुर के साथ सही व्यवहार नहीं किया। अब उन्हें पछतावा होता है, उन्हें यह लगता है कि एक बार बहादुर लौट आता तो वो लोग माफ़ी मांग लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। हमने बहादुर कहानी को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन आपको याद होगा मैंने पहले की कुछ कहानियों में भी कहानी के तत्व की चर्चा की थी। तो आइए हम बहादुर कहानी को भी कहानी के तत्वों के आधार पर देखें और समझें। ये आप कहानी के तत्व देख सकते हैं। पहला है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु यानी पूरी कहानी। चूँकि पूरी कहानी यहाँ नहीं लिखी जा सकती है संक्षिप्त में, तो मैंने बताया कि सामाजिक कहानी, ये जो पूरी कहानी है, अमरकांत ने जो कहानी लिखी है बहादुर कहानी,
वह एक सामाजिक कहानी है और समाज में निम्न मध्य वर्गीय परिवार में नौकरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की कहानी कही गई है। बहादुर के माध्यम से अमरकांत ने यह घटना दिखाया है बहादुर कहानी में। आप पूरी कहानी को जो पढ़ेंगे और उसका सार लिखेंगे वो कथा वस्तु के अंतर्गत आएगा। अगला है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन यानी कि एक कथन के बाद कहा गया दूसरा कथन, उसको हम संवाद कहते हैं, इंग्लिश में डायलॉग भी बोलते हैं। जैसे कुछ आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है एक दो, माँ बाप का कर्जा जन्म भर भरा जाता है। यह संवाद किसका है, किसने कहा था? यह बहादुर ने कहा था कि माँ बाप का कर्जा जन्म भर भरा जाता है। आगे एक और संवाद मैंने लिखा है कि घर के लड़के की बराबरी करता है। यह किसने कहा था? तो यह निर्मला ने कहा था। बहादुर को निर्मला ने कहा था। ऐसे कई संवाद है कहानी में जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि माँ से वह उपेक्षित होकर के वह चला जाता है, फिर भी जब निर्मला पूछती है कि माँ तुम्हारी इतनी पिटाई करती थी, तुम घर से भाग गए, तो क्यों माँ के लिए पैसे भेजना चाहते हो? तो वह क्या कहता है कि माँ बाप का कर्जा जो है वह जन्म भर भरा जाता है। ऐसे संवाद हमें काफ़ी प्रभावित भी करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। आगे देख सकते हैं, घर के लड़के की बराबरी करता है, यानी कि नौकर और घर के जो लड़के हैं, घर के बेटे हैं, उनमें कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। यह निर्मला के संवाद से लेखक ने बताया है। ऐसे ही एक संवाद और है जो मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन एक संवाद इंग्लिश में है कि यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। निर्मला के रिश्तेदार कहते हैं, जब चोरी पर का आरोप लगाते हैं बहादुर पर, तो वो कहते हैं कि यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। ऐसे जो पीपुल होते हैं, यानी ऐसे जो लड़के होते हैं, ऐसे नौकर जो होते हैं, वो ये आर्ट में यानी चोरी करने में माहिर होते हैं, आप लोग नहीं जानते। आगे आप देखिए, पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी का अगला तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र यानी मैंने बार बार पहले भी कहा है कि कहानी का नायक। कुछ कहानी में जो पात्र होते हैं, कुछ प्रमुख पात्र होते हैं जिन पर पूरी कहानी गढ़ी जाती है, और कुछ गौण पात्र होते हैं। गौण पात्र का अर्थ होता है जो कहानी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्रमुख पात्र वह होते हैं जिस पे पूरी कहानी खड़ी है, और गौण पात्र वह होते हैं जो कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो प्रमुख पात्र में आप देख सकते हैं बहादुर है, क्योंकि पूरी कहानी बहादुर पर ही है। लेखक है, निर्मला है, किशोर है। निर्मला के जो रिश्तेदार आते हैं, चूँकि आरोप लगता है उसके बाद ही बहादुर भागता है, तो यहाँ भी कहानी को के लिए ये प्रमुख पात्र में आएंगे। साले साहब भी हैं। साले साहब का चूँकि बहुत छोटा सा है लेकिन अंश, लेकिन फिर भी साले साहब ही लेकर आते हैं बहादुर को। और गौण पात्रों में बहादुर के माता पिता और बच्चे। बहादुर की जो माता रहती हैं वह उसकी पिटाई करती हैं। पिता के बारे में बताया गया है, लेकिन वह पिता जो यह पात्र हैं वो खुलकर नहीं आते। इनके बारे में बताया जाता है कि वह युद्ध में मारे गए थे। और बच्चे, ये बच्चे जो गली के बच्चे हैं, आपने पढ़ा था कि वो पूछते हैं कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, शेर को क्या कहते हो, तो ये गौण पात्र हैं। आगे हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, चरित्र चित्रण। जब चरित्र चित्रण की बात होती है, तो चूंकि यहाँ चरित्र चित्रण मैंने किया नहीं है, चरित्र यानी कि बहादुर का चरित्र कैसा था, लेखक का कैसा था, निर्मला का कैसा था, किशोर का कैसा था, ये चरित्र चित्रण, पात्र और उसका चरित्र चित्रण। आगे देखिए, देश काल एवं वातावरण। जब हम देश काल एवं वातावरण की बात करते हैं तो कहने का अर्थ यह है कि यह कहानी जब लिखी गई थी उस समय हमारे साहित्य में क्या हो रहा था, हमारे समाज में क्या हो रहा था। कहानी या फिर कोई भी रचना, साहित्य, कोई भी साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है, या समाज में हो रही घटनाओं को साहित्य किस तरह से दर्शाता है, इसी को एक तत्व कहते हैं देश काल एवं वातावरण। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि निम्न मध्य वर्गीय पारिवारिक वातावरण का चित्रण। यानी पूरी कहानी में जब कहानीकार सोचता होगा कि हमको कहानी लिखनी है तो कैसी कहानी लिखनी है, किस पर लिखनी है, क्या दर्शाना है, क्या बताना है, तब वहाँ वह सोचते हैं कि निम्न मध्य वर्ग में पारिवारिक वातावरण चित्रण, यानी कि निम्न मध्य वर्ग में जो परिवार है उसमें क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में चित्रण है। तो निम्न मध्य वर्गीय पारिवारिक वातावरण का वहाँ चित्रण हुआ है। सामाजिक यथार्थवादी, यानी कि सामाजिक कहानी भी है, समाज में हो रही घटनाओं को दिखाया गया है। यथार्थवादी भी है, कुछ काल्पनिक नहीं है, यह अक्सर ऐसा होता ही है और हमने भी देखा है। अगला तत्व है भाषा शैली। भाषा शैली की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कहानी किस भाषा में लिखी गई या कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है कहानी में, कैसी शैली है उसकी, उसके शिल्प क्या है। तो आप देखिए, आत्मकथात्मक शैली
आत्मकथात्मक शैली का अर्थ होता है कि जब लेखक जो लिखता है, पूरी कहानी में लेखक स्वयं एक पात्र के रूप में मौजूद है और वह अपने घर की कहानी लिख रहा है, तो इसको आत्मकथात्मक शैली के अंतर्गत इस कहानी को हम रखेंगे। यहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। सामान्य बोलचाल की भाषा यानी कि हम अपने परिवार में जिस भाषा में बात करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो हम दैनिक बातें करते हैं, वही भाषा का प्रयोग लेखक ने दिखाया है ताकि कहानी आपसे सीधे सीधे जुड़े। और आप देख सकते हैं कि बहादुर, आप यहाँ देखिए पात्र में मैंने लिखा है जो बहादुर है, लेखक है, बहादुर का कैसा है, जो कि नेपाल का है तो वो नेपाली लड़का है, इसलिए आप उसकी भाषा को जब आप कहानी में पढ़ेंगे तो उससे बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। ये जो गली के बच्चे थे वो उसे ऐसे बोलते हैं, ए तुम लोग क्या बोलता है, छिपकली को क्या बोलता है। चूँकि नेपाली वो लड़का था वो भी बोलता था हम कर देगा, हम बना लेगा, निर्मला को वो बोलता था अक्सर। तो ऐसी भाषाओं का प्रयोग ताकि कहानी जीवंत लगे, सहज लगे और बिल्कुल हमसे सीधे सीधे जुड़े। लेखक की बात, तो लेखक के जो जितने भी संवाद है, आप देखिएगा कि लेखक के जितने भी संवाद है, जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं, इनकी भाषा बड़ी परिनिष्ठित है, संयमित है। लेकिन निर्मला की जब भाषा को लिखा है, गढ़ा है लेखक ने, तो निर्मला जैसे एक आम स्त्री घर में होती है, मध्य वर्ग में जैसी महिलाएं होती है, उसकी जो बोली होती है, वैसे ही निर्मला की बोली को आप देखिएगा। तो मैं बात कर रही थी भाषा शैली की, तो भाषा शैली में आत्मकथात्मक शैली, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, कुछ मुहावरे भी आए हैं, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, सरल है भाषा, सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे एक जगह निर्मला कहती हैं कि मारते मारते मुंह रंग दूंगी, तो ये मुहावरा है। आप पूरी कहानी में कई जगह ऐसे प्रयोग हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला तत्व है उद्देश्य। जब हम उद्देश्य की चर्चा करते हैं तो कोई भी रचना, कोई भी साहित्य बिना उद्देश्य के, बिना निष्प्रयोजन नहीं रचा जाता। कोई भी रचना को लिखने से पहले, कोई भी कहानी लिखने से पहले उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम क्यों लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से इस कहानी को लिखा गया। तो जब हम बहादुर कहानी की चर्चा करते हैं, अमरकांत ने जो यह कहानी लिखी है, तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए आप, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए झूठा प्रदर्शन। आपने शुरू में ही देखा होगा कि अमरकांत कहते हैं कि उनके सारे रिश्तेदारों के यहाँ नौकर था, लेकिन उनके घर में नौकर नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगता था कि समाज में वो बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं नीचे हैं। और जब उनके घर में नौकर आ जाता है तो वो अपने आप को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगते हैं। तो यह है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए झूठा प्रदर्शन। जो हमारे समाज में ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उस पर अमरकांत ने दृष्टि डाला है, इस कहानी के माध्यम से यह बताया है। मानवीय सहानुभूति। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में तो बहादुर को बहुत पीटा गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो यहाँ मानवीय सहानुभूति आई कहाँ? यह कहने का अर्थ है कि यह एक उद्देश्य है कि मानवीय सहानुभूति को दर्शाना, कि मानवीय सहानुभूति व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। इस चीज़ के, इस उद्देश्य से कहानी लिखी गई। अमरकांत चूँकि बाद में पछतावा करते हैं, लेखक स्वयं पछतावा करते हैं, उनकी पत्नी पछताती हैं कि बहादुर के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति होती है। और कहानी जब खत्म होती है तो हमें भी सोचने पर मजबूर करती है। इस उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई थी। संवेदना का अभाव। आप देख सकते हैं किशोर में संवेदना नहीं रहती। निर्मला भी मोहल्ले की अन्य स्त्रियों की बातों में आ जाती है। शुरू में बहादुर के साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, मगर धीरे धीरे वह नौकर के प्रति उनका दुर्व्यवहार बढ़ता जाता है और उनके भीतर का संवेदना जो है, उनके भीतर की संवेदना समाप्त हो जाती है। तो उद्देश्य, इस उद्देश्य से इतने कई और भी उद्देश्य हैं, आगे हम चर्चा करेंगे कभी। आगे आप देखिए शीर्षक। शीर्षक की जब हम बात करते हैं तो कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो उसका एक शीर्षक दिया जाता है। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक कुछ भी जब हम पढ़ते हैं तो वह शीर्षक उसका होता है, जिससे अब देखना यह है कि शीर्षक पढ़ने के बाद, जैसे हमने पढ़ा बहादुर, तो यह चरित्र प्रधान शीर्षक है, यानी कि जो पात्र है बहादुर, उसी के नाम से पूरी कहानी लिखी गई और उसका शीर्षक भी दे दिया गया बहादुर। तो यह चरित्र प्रधान शीर्षक हुआ। जिज्ञासा परक। याद होगा आपको, मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे ही हम बहादुर शीर्षक पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि बहादुर कौन था, क्या उसने बहादुरी का कार्य किया, या बहादुर से संबंधित अन्य कई बातें हमारे भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे शीर्षक को हम जिज्ञासा परक शीर्षक कहेंगे।
आकर्षक एवं संक्षिप्त। शीर्षक संक्षिप्त यानी छोटा होता है तो वह अच्छा माना जाता है, वह सहज होता है, उससे पाठक सीधे जुड़ते हैं, हम सभी सीधे जुड़ते हैं। तो बहादुर जो शीर्षक है वह आकर्षक है एवं संक्षिप्त। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।